तो आज के इस सेशन में सेक्शन 20 को हम आइए डिस्कस करेंगे। सेक्शन 20 इज अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब बात यह है कि अदर सूट्स कौन से बच गए। जो सेक्शन 15 तो देखो जनरल सेक्शन है, सभी केसेस पर अप्लाई होगा। 16 कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात करता है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की बात, केसेस की बात करता है। सेक्शन 17 एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करता है और सेक्शन 18 भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करता है। सेक्शन 19 में हमने देखा रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल की बात करी। अब अदर सूट्स जो बच गए, अब सवाल उठता है कि जी अदर सूट्स कौन से बच गए। सेक्शन 19 और 20 पर आपको सेक्शन 19 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो दोनों की इलुस्ट्रेशंस जो हम कवर करेंगे वहां से आएगा। सेक्शन 19 की इलुस्ट्रेशन आपको लास्ट सेशन में बताई और सेक्शन 20 की इलुस्ट्रेशन जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जो एक्ट ने दी है, वो इलुस्ट्रेशन किसी ऑथर की नहीं है, किसी टीचर की नहीं है, वो एक्ट की है। और उस इलुस्ट्रेशन के जरिए हम इस बात को समझेंगे कि सेक्शन 20 किन केसेस को कवर कर रहा है और सेक्शन 19 किन केसेस को कवर कर रहा है। एंड वन मस्ट कॉम्प्रिहेंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20। और अगर आपको दोनों का डिफरेंस समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स, अब हाँ, जब 20 तक कर ले ना समझ, अगर आपकी पहुंच, आपकी माइंड की पहुंच वहां तक हो चुकी है तो ये बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कोर्स ऑफ एक्शन अराइजेस। जहां पे डिफेंडेंट रहता है या जहां कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड। अब ये सेक्शन 20 की बॉडी है। अफोरसेड का मतलब क्या है? यहाँ अफोरसेड का मतलब ये है कि जो आप ऊपर के सेक्शंस में पढ़कर आए हो, अफोरसेड का मतलब ये है, एवरी सूट shall be instituted, every suit shall be instituted in a court within local limits of whose jurisdiction। जिसके लोकल लिमिट में, जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है, क्या हो। आइए अब यहाँ पे क्लोज ए और क्लोज बी को हमने देखना है। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। एवरी सूट shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हूँ। द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन। अगर डिफेंडेंट एक है तो जहाँ उसकी बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो, ठीक है, हो सकता है कि एक से ज्यादा हो। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिजाइड्स। जबरदस्ती से ना रहते हो, एक्चुअली रहते हो और मर्जी से रहते हो, या फिर बिजनेस करते हो, या फिर पर्सनली कोई और ऑक्यूपेशन करते हो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो कहाँ आपने केस फाइल करना है? जहां पे डिफेंडेंट रहता है या जहां सभी डिफेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर डिफेंडेंट अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, फिर क्लोज भी आपको हम बता रहे हैं बेटा। तो समझना है, समझने की कोशिश करनी है। जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां सभी डिफेंडेंट रहते हैं। सवाल उठता है कि जी अगर डिफेंडेंट अलग अलग जगह रहते हैं फिर क्या होगा? एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द, देखो और है यानी पहली सिचुएशन अगर
नहीं हो रही तो दूसरी सिचुएशन में फॉल करेगा, दूसरी में भी कवर नहीं हो रहा तो तीसरी में भी, यानी तीनों जगह पे आप कर सकते हैं। any of the subordinates where there are any of the defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provides that in such case either the leave of the court is given। लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है परमिशन ऑफ द कोर्ट इज गिवन। मान लीजिए एक डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में और दूसरा रहता है चंडीगढ़ में, ठीक है, तो केस दिल्ली में फाइल होगा, अगर दोनों दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में फाइल होगा, और अगर एक दिल्ली में रहता है एक चंडीगढ़ में रहता है तो दिल्ली में अगर केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, या चंडीगढ़ में केस फाइल कर रहे हैं तो लीव ऑफ द कोर्ट की बात यहाँ पर आएगी, वो हम अभी समझेंगे। लीव ऑफ द कोर्ट का मीनिंग भी मैं लिखवाऊंगा। और द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट रिजाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अफोरसेड एक्वाजिस इन सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी जहां पे डिफेंडेंट मिलकर, जहां पे डिफेंडेंट ने, दो डिफेंडेंट ने मिलकर कोई काम किया है और जिससे कोई पर्सन इंजर्ड है, ग्रीव्ड है, वो साथ साथ रहते हों या डिस्टेंट प्लेस पे रहते हों, और फिर सी की बात कर रहे हैं, द कोर्स ऑफ एक्शन अराइज। तो आइए एक बार दोबारा से देख लीजिए, जहां डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, आइए बॉडी को देखेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, or by or b any of the defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such a case either leave of the court is given or defendants who do not reside or carries on business or personally work for gain as aforesaid एक्वाजिस इन सच इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक डिफेंडेंट दिल्ली में रहता है, एक चंडीगढ़ में रहता है, और केस आपने चंडीगढ़ में फाइल किया है, तो दूसरा डिफेंडेंट साथ दे, दूसरा डिफेंडेंट क्या करे, साथ में आ जाए, कहते ठीक है जी कोई बात नहीं फाइल कर लो, तो वहां तो लीव ऑफ द कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक डिफेंडेंट कहे कि नहीं भाई केस चंडीगढ़ में फाइल करना है, और दूसरा ऑब्जेक्शन करे नहीं दिल्ली में, तो यहां पर लीव ऑफ द कोर्ट की रिक्वायरमेंट, यानी कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। द कोर्स ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, और जहां पे, ठीक है जी, जहां सभी डिफेंडेंट रहते हो या कोई भी डिफेंडेंट रहता हो या जहां कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, आप किसी भी जगह पर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ, एक्ट के साथ, ये सेक्शन के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन है, राइट। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे। वेयर अ पर्सन हैज अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस, ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंस, and also a temporary residence another place, he shall be deemed to reside at both places in respect of any cause of action arising at the place where he has such temporary residence। एक पर्सन के पास अब कंफ्यूजन है, डिफेंडेंट के पास दो रेजिडेंस है, एक परमानेंट है एक टेम्परेरी है, तो कहां पे फाइल करोगे, तो कहते हैं कि कहीं भी फाइल कर लो, चाहे टेम्परेरी वाले पे कर लो चाहे परमानेंट वाले पे कर लो। एक्सप्लेनेशन 2 आप देखेंगे ध्यान से। वेयर अ पर्सन हैज अ, फर्स्ट देखा आपने, 2 देखेंगे।
और पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अगर करना चाहते हैं। अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। अगर ये डिफेंडेंट कॉरपोरेट है तो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसे प्लेस ऑफ, ठीक है, उसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस मान लेंगे। या कहीं और ऑफिस है, कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस in or in respect of any cause of action arising at any place where it has a subordinate office। या जहां मेन ऑफिस है, जहां सबऑर्डिनेट ऑफिस है, कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं। पर्सन की केस में चाहे उसके पास परमानेंट है या टेम्परेरी है, कहीं भी है तो केस फाइल कहीं भी कर लेंगे। और कॉर्पोरेट के केस में चाहे मेन ऑफिस है या फिर जहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिस है वहां केस फाइल हो जाएगा। सेक्शन 20, लेकिन सेक्शन 20 को सेक्शन 19 के साथ कंपेयर करके पढ़ना है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, फिर ये बात आपकी समझ में आएगी। चलिए अब हम इलुस्ट्रेशंस देखेंगे। सेक्शन 20 की किन केसेस की बात कर रहे हैं, किस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 20 कहते हैं कि एक ट्रेडमैन है इन कलकत्ता, एक व्यापारी है, कहां रहता है, कलकत्ता में रहता है। कलकत्ता तो कोलकाता हो गया है, लेकिन एक्ट ने कलकत्ता वर्ड ही यूज किया है। कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, एक कलकत्ता में रहता है, बिजनेस कहां करता है, एक कलकत्ता में रहता है, बिजनेस करता है दिल्ली में, ठीक है जी। बाय हिज एजेंट इन कलकत्ता, ए ट्रेड्समैन इन कलकत्ता, ठीक है। ध्यान से नोट कर लीजिए बात। ए इज अ ट्रेड्समैन इन कलकत्ता, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली। ओके, आप समझिए बात को। बी नहीं, आप दोबारा से बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। ए कलकत्ता में रहता है, ए कलकत्ता में व्यापारी है, ए इज अ ट्रेड्समैन इन कलकत्ता, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, और बी का दिल्ली में बिजनेस है। बी बाय हिज एजेंट इन कलकत्ता बाइज गुड्स इन ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। बी ने क्या करा, कलकत्ता में अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो एजेंट ने, बी के एजेंट ने कलकत्ता में ए से माल खरीदा, ठीक है, और उसे रेलवे को सौंपने के लिए कहा। ए डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली इन कलकत्ता। ए में शू, अब यहाँ पे पैसे की रिकवरी की बात आएगी, ठीक है भाई, सुन लो दोबारा ध्यान से। ए कलकत्ता में बिजनेस करता है, बी दिल्ली में रहता है, बी ने अपने एजेंट के थ्रू, तो कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ, कलकत्ता में। कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ, कलकत्ता में, और बी कहाँ रहता है, दिल्ली में। अब यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन को समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोज ऑफ एक्शन, लिख लीजिए यहाँ पे, शाबाश। आगे बढ़ने से पहले, बात को अच्छे से समझने से पहले, देखो अच्छे से समझने से पहले कोज ऑफ एक्शन को समझ लीजिए। लिखिए द वर्ड्स कोर्स ऑफ एक्शन, द वर्ड्स कोज ऑफ एक्शन means the words course of action means the necessary conditions for the maintenance of the suit, necessary conditions for the maintenance of the suit, ठीक है। it means
every fact which, it means every fact which would be necessary for the plaintiff to prove. Necessary for plaintiff to prove, जो बातें प्लेंटिफ को साबित करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोज ऑफ एक्शन, राइट। प्रूफ in order to support his right to the judgment of the court. आइए, cause of action को हमने देखा कि what is the meaning of cause of action. The words cause of action means the necessary conditions for the maintenance of the suit. ठीक है, यहीं तक बात समझ में आ जाती है कि cause of action का मतलब क्या है, यानी इसको अच्छे से और समझना है तो और चलिए आगे. It means every fact which would be necessary for plaintiff to prove in order to support his claim, his right to the judgment of the court. इसे कहते हैं जी cause of action. तो यहां से cause of action क्या था, इस इलस्ट्रेशन में देखें तो cause of action क्या था. ए कलकत्ता में व्यापारी है, बी दिल्ली में रहता है, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली. ए कलकत्ता में व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यापारी है, और बी बाय हिज एजेंट इन कलकत्ता, बी अपने एजेंट से के थ्रू कलकत्ता में कुछ माल खरीदता है, और ए को कहता है, ए को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी, रेलवे कंपनी को सौंप दे. ए डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली इन कलकत्ता. अब कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ, क्योंकि माल कहाँ खरीदा, कलकत्ता में खरीदा. ए में शू बी, अगर पैसा नहीं मिला, ठीक है, ए को पैसा नहीं मिला, ए में शू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स आइदर इन कलकत्ता. या तो कलकत्ता में शू करेगा. कलकत्ता में क्यों करेगा शू भाई, क्योंकि कलकत्ता में कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. या फिर दिल्ली में करेगा. दिल्ली में क्यों करेगा भाई, जहां डिफेंडेंट रहता है. ठीक है, शाबाश बेटा. तो ए या कलकत्ता या दिल्ली में वो कहीं भी केस फाइल कर सकता है. आप देखिए इस बात को, एक और इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, और भी मैं डिटेल में फर्दर सेशंस में इनके डिस्कस करूंगा. ए शिमला में रहता है, ए रिजाइड्स एट शिमला, ठीक है. बी एट कलकत्ता, ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है, सी दिल्ली में रहता है. ए कहाँ रहता है, शिमला, बी कलकत्ता, और सी कहाँ रहता है, दिल्ली में. ए बी सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, तो तीनों कमीने कहाँ थे, बनारस में इकट्ठे हो गए. ठीक है, ठीक है. ए बी सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, बी एंड सी मेक अ ज्वाइंट प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए. तो बी और सी एक ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट ए को लिखते हैं. प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि जिसके थ्रू आप एक वायदा करते हैं कि हम आपको एक प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस करते हैं कि इस डेट पर पैसा पे कर देंगे. बी और सी ने मिलकर एक प्रॉमिस किया कि भाई तेरे को हम पेमेंट करेंगे. पेमेंट बाद में नहीं करी. अब यहाँ ज्वाइंट प्रोमिसर्स थे, दो डिफेंडेंट हो गए, एक कलकत्ता में रहता है, एक दिल्ली में रहता है. अब क्या करोगे, तो सेक्शन 20 क्लोज बी यहाँ अप्लाई हो रहा है कि कहता है कि जहां कोई भी एक डिफेंडेंट रहता है वहां कर लो, चाहे चाहे कलकत्ता में कर लो, चाहे दिल्ली में कर लो. ठीक है, और अगर दोनों डिफेंडेंट साथ नहीं आएंगे
तो कोर्ट की परमिशन लेके करनी पड़ेगी। ही मे सू देम एट कलकत्ता, कलकत्ता में कर सकता है। कलकत्ता में क्यों? क्योंकि बी रहता है। और बी और बनारस, बनारस में क्यों? और वेयर बी रिजाइड्स, बी का रहता है कलकत्ता में, वेयर बी रिजाइड्स। और एट दिल्ली, दिल्ली क्यों? दिल्ली में सी रहता है। बट इन ईच ऑफ दिस केसेस इफ नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करता है, द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, शाबाश बेटा। बनारस में शू कर सकता है, देखो तीन जगह हैं जहां शू कर सकता है। बनारस में शू करेगा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर कहां करेगा? दिल्ली में, दिल्ली में क्या है? जहां सी रहता है, या फिर कोलकाता में जहां पर बी रहता है। तो इन तीनों जगह पे केस फाइल कर सकता है। आप ध्यान से बात को समझ लीजिए, शाबाश बेटा। तो दोनों इलस्ट्रेशंस को समझा आपने, एक्सप्लेनेशन को देखा बेटा। कोई भी डाउट है तो आप इस डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी रहेगी क्वेश्चंस की बात, इस पे बहुत सारे हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, और एक एक डाउट